हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4G का सवाल संख्या 20 बताने वाला हूं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो कहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, तो आगे कहा गया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकालेंगे, फिर उसका व्युत्क्रम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ठीक है, तो पूर्व या पहले जब शब्द आ जाता है तो वर्तमान आयु में से उतने ही वर्ष को माइनस कर देते हैं, यानी कि आपका x - 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर व्युत्क्रम। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 1/x - 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे निकालेंगे अब से 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया कि अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। ठीक है, तो अब से मतलब होता है वर्तमान से। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी थी? x थी, तो 5 वर्ष पश्चात की जब बात आती है तो वर्तमान आयु में उतने ही वर्ष जोड़ दिए जाते हैं, मतलब आपका x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 1/x + 5। ठीक है, वर्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रश्नानुसार कर देंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है कि अब से यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी कि इन दोनों का योग, मतलब आपका कि 1/x - 3 और प्लस 1/x + 5 दोनों का जो योग है वो बराबर हो जाएगा 1/3 के। ठीक है, तो अब इनका हम थोड़ा सा लासा लेके हल कर लेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए, जब इसका हम लासा लेंगे तो हमको मिलेगा कि x - 3 और यहाँ से हमारा x + 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो x + 5 गुणा होगी इस एक में, तो आपको हो जाएगा x + 5 और प्लस ये x - 3 गुणा हो जाएगी इस वाले एक में, तो आपको x - 3 मिल जाएगा और बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या होगा, x और x आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये 5 और ये 5 प्लस के 3 माइनस के, तो आपको माइनस का 2 बच जाएगा और इसी के बटे में हम गुणा कर देंगे इन दोनों की। ठीक है, तो x की हो जाएगी x² और x की जब 5 हम करेंगे तो हमारा प्लस में 5x हो जाएगा और करेंगे -3 से, तो -3 की और x की हो जाएगी 3x और 3 × 5 = 15 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बराबर हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या होगा, ये जो 3 है इससे इसमें गुणा हो जाएगी और यहाँ पर 1 से गुणा हो जाएगी, यानी कि कैचे गुणा कर देंगे। चाहे थोड़ा सा पहले हल कर लीजिए उसके बाद गुणा कर लो, कि यानी कि 2x - 3 और बटे में देखिए ये आपका x² हो जाएगा और ये 5x प्लस के हैं 3x माइनस के, तो आपको प्लस का 2x मिलेगा। ठीक है, और माइनस के 15 और बराबर 1/3। ठीक है, तो अब हम कैचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा कि x² और प्लस 2x और -15 बराबर में 3 से गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 तिया आपका -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा अब इनकी साइड चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा कि x² + 2x और ये 6x आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के 15 और ये 9 आएगा तो वो आपको प्लस का 15 हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा कि x² ये 2x प्लस के हैं, 6x माइनस के, तो माइनस का 4x मिलेगा। ठीक है, और ये 15 माइनस के 9 आपको प्लस के हैं, तो माइनस को आपको 6 मिल जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो गुणनखंड कैसा होगा कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपके 4 आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है, यहाँ पर प्लस का 2 था, 3 माइनस का था, तो आपको प्लस का 2 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेंगे, सही कर लेंगे, प्लस के दो, तो अब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको 3 दूनी 6 ही होगा। कितना होगा? 3 दूनी 6, वो भी आपका प्लस का होगा। ठीक है, तो अब जरा हम जब साइड चेंज करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 6x तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 9 था वहाँ पे आपका माइनस का
6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समीकरण थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर तो आना ही आना है, 4x भी माइनस का आएगा और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 21। ठीक है, तो गुणनखंड जब करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आना चाहिए 21 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए हमारा 4। ठीक है, तो अब आपका सीधा सीधा गुणनखंड हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3x और माइनस 21 बराबर आपका 0। ठीक है, -7 में से प्लस का जाएगा तो माइनस का 4 बच जाएगा, गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों से हमारा x कॉमन आएगा तो x माइनस 7 और इन दोनों से प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 3 सब तो 21। ठीक है, बराबर आपका 0। ठीक है, तो x माइनस 7 और यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 3 तो x प्लस 3 और बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के साथ आप अलग अलग 0 रखेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, तो आपको x बराबर 7 हो जाएगा। दूसरा आपका कि x प्लस 3 बराबर 0, तो आपको x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका मान्य नहीं होगा, यानी कि माइनस वाला आपका मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 21 बताता हूँ, जो दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे और 360 किलोमीटर दूरी तय करने में समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया है कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कुल दूरी 360 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर थी प्रति घंटा थी तो 360 किलोमीटर में कितना समय लगा था वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि x चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी है 360 और चाल है x। ठीक है, तो आपका 360 बटे x घंटे हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे कहा गया है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, तो अब यहाँ पर चाल को 5 प्रति किलोमीटर घंटा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर चाल तो हो जाएगी x प्लस चाल, क्योंकि शुरू में हमने x मानी थी, तो 5 जब अधिक कर देंगे तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तब जब चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है तो अब पुनः हम समय निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते तब समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो हमको 360 ही तय करनी है और चाल हो चुकी है x प्लस 5 घंटे। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में क्या होगा वो आप देखेंगे। तो एक तरफ तो हम रख देंगे पहले का समय जब चाल x थी, तो आपका था x 360 बटे x और बराबर, अब समय रख देंगे 360 बटे x प्लस 5 जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी थी। ठीक है, मतलब बढ़ा दी थी। ठीक है, तो अब देखिए जब चाल को बढ़ा देंगे तो समय क्या हो जाएगा कम होगा, तो 1 घंटे समय कम ये होगा। ठीक है, और ये क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको ज़्यादा कर देंगे, ये कम था तो इसको क्या कर दिया 1 ज़्यादा कर दी, जिससे दोनों कैसे हो जाएंगे समान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम साइड चेंज करके और लासा लेके हल कर लेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए कि 360 बटे x और माइनस हो जाएगा 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, तो अब देखिए इसी के आगे मैं कर रहा हूँ, तो जब आप 360 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपको 1 बटे x और माइनस 1 बटे x प्लस 5 और बराबर में आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इनका हम लासा ले लेते हैं। चलिए, तो 360 तो आपको आना ही आना है 360, अब हम लासा लेंगे तो लासा हमारा x और x प्लस 5 आएगा, यानी कि x और x प्लस
5 आ गया, ठीक है। और इस x प्लस 5 गुणा होगी इस वाले 1 में, तो हमारे लिए x प्लस 5 ही मिलेगा। और इस x गुणा होगी -1 में, तो वो माइनस का x हो जाएगा और बराबर में आपका रहेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर x खत्म हो जाएगा, तो ऊपर से आपको मिल जाएगा कि 360 गुणे 5 और बटे में x की गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा कि x स्क्वायर और 5 में जब गुणा करेंगे तो 5x और बराबर आपका 1/1 कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कैची गुणा कर देंगे, ठीक है। जब कैची गुणा करेंगे तो ज़रा देखिए, तो इस 1 की जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर में 1 की और 5 की जब गुणा करेंगे 360 में, तो देखिए क्या होगा कि 5 0 0 5 छक्का 30 और 5 3 15 और 3 18 यानी 1800 हो जाएगा। और इस 1800 की हम साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 1800 और बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 45x माइनस 40x, ठीक है। और माइनस के 1800 और बराबर आपका 0, ठीक है। देखिए अगर हम प्लस के 45 में से माइनस के 40x कर देंगे तो आपको 5x बच जाएगा और गुणा करेंगे तो हमको 1800 मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों से हमारा x कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमारा x और प्लस यहाँ से आपको 45 मिलेंगे और यहाँ से माइनस का हम 40 कॉमन ले लेंगे तो हमारे लिए यहाँ से x मिलेगा। और यहाँ से जब 1800 को भाग देंगे 40 से तो आपको 45 मिल जाएगा, वो भी आपका प्लस में, क्योंकि हमने माइनस जब कॉमन लिया है तो दोनों प्लस हो जाएंगे और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों के साथ हम 0 करेंगे यानी कि x प्लस 5 दोनों में से एक ले लिया और यहाँ से हमारा x और यहाँ से माइनस का 40 बराबर आपका 0। अब दोनों के साथ अलग अलग 0 कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 45 बराबर 0, तो यहाँ से आपको x का मान माइनस का 45 मिलेगा जो आपका मान्य नहीं होगा। दूसरा आपका x माइनस 40 बराबर 0, तो यहाँ से आपको x बराबर प्लस का 4 मिल जाएगा जो आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो यही रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो लिख देता हूँ कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा या हॉवर, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 22 बताने वाला हूँ जो दिया है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में समय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम प्रत्येक का मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटे, ठीक है, तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x माइनस 10, क्योंकि सवाल ने कहा है कि बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर कम व्यास वाले को समय लग रहा है x घंटा, तो बड़े व्यास वाले को x माइनस 10 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए करते क्या है, ये तो हमारा टोटल समय दे रखा है जब हौज भर जाता है तब का, लेकिन अब हम ये निकालेंगे 1 घंटे में दोनों कितना कितना भाग भर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 घंटे में कम व्यास वाले नल द्वारा हौज का भरा गया भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/x, क्योंकि यहाँ पर जो कम व्यास वाले को समय लग रहा था पूरा भरने में x घंटे, तो जब 1 घंटे का समय निकालेंगे तो हमारा 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज का भरा गया भाग हो जाएगा 1/x माइनस 10, ठीक है। तो अब देखिए हमारा कुल समय जो दे रखा है वो दिया है 9 सही 3/8, ठीक है। तो देखिए हमने लिख दिया कि दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा कुल समय 9 सही 3/8 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर आप
क्या करेंगे कि 8 की 9 की गुणा करेंगे, 8 ने 72 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 75/8 घंटे हो जाएगा। 75/8 घंटे। ठीक है, आगे हमने लिख दिया है कि तब दोनों नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग। ठीक है, तो हमारा 8/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/75। ठीक है, तो जो 8/75 जो होगा वो दोनों नलों द्वारा अलग अलग भरे गए भाग के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग था 1/x और इसमें हम प्लस कर देंगे बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x - 10। तो 1/x जो है वो छोटे नल द्वारा है और 1/x - 10 है वो बड़े नल द्वारा है। ठीक है, और बराबर दोनों के द्वारा है वो 8/75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे हल कर लेंगे। तो देखिए हम इस और इसका लासा ले लेंगे तो हमको मिलेगा x - 10। ठीक है, तो x - 10 की इस एक में गुणा होगी तो x - 10 हो जाएगा और प्लस x की हो जाएगी इस एक में तो x से कम 1 हो जाएगा, x से कम x हो जाएगा और 8/75। ठीक है, तो अब जरा देखिए ऊपर आपका x हो जाएगा 2x और -10 और इसके बटे में x से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमको मिलेगा कि x² और माइनस का 10x और बराबर 8/75। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि आपको ऊपर से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा केवल x - 2 पंजे 10 यानी कि 5 और इसके बटे में हमारा x² - 10x और बराबर 8/75। तो यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैंची की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कैंची गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 की होगी इनमें गुणा और 75 की होगी इनमें दोनों में। ठीक है, तो देखिए 4 की और इधर गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कि 4x² और माइनस के 4 धाई 40x बराबर 75 की जब x की गुणा होगी तो 75x हो जाएगा और 75 पंजे गुणा करेंगे तो 25 5 7 35 35 और 2 37 हो जाएगा। ठीक है, यानी 375 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा हम साइड चेंज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा कि 4x² माइनस 40x और ये 75 आएगा तो माइनस का हो जाएगा 75x और प्लस का हो जाएगा 375 और बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी समीकरण जो होगी वो ये होगी कि 4x²। अब यहाँ पर देखिए 40 और ये 75 दोनों माइनस के हैं तो आपको 115 हो जाएंगे माइनस के 115x और प्लस का 375 और बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो गुणनखंड इसका क्या होगा वो देखिए आप कि 4x²। अब देखिए 115 बचाना हमको तो क्या करेंगे कि माइनस के 100x और प्लस जोड़ देंगे हम 15x को। जब दोनों को जोड़ेंगे माइनस का रखेंगे आप तभी आपके माइनस के 115 होंगे जाके। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो हमारे माइनस के 115 हो जाएंगे। अब जब गुणा करेंगे 15 की और 100 की तो आपको 1500 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 से क्यों लेके आना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे गुणनखंड में होता क्या कि x² है इसके गुणांक 4 से हम गुणा करेंगे 375 में। ठीक है, तो आपको 1500 मिलेगा। जरा करके देखिए कि 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30 और 4 × 3 = 12 यानी 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने गुणनखंड इस प्रकार करा कि अगर इन दोनों को माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 15x हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो आपको 1500 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस आपका 375 है और बराबर आपका 0। ठीक है,
तो अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो हमारे लिए 4x का कॉमन आएगा, कितना आएगा 4x, ठीक है। तो 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा x और यहाँ से माइनस का 25 चौका यानी 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा माइनस का 15 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बचेगा और ये प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जिसका आपको 75 मिल जाएगा, बराबर आपका 0, ठीक है। अब दोनों के साथ हम अलग अलग 0 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए x माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ पर आपको x बराबर 25 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका 4x माइनस 15 और बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको x बराबर 15/4 मिलेगा, जो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ से अगर 4 से भाग देंगे तो आपको 10 घंटे से कम आएगा, क्योंकि जो बड़ा है वो छोटे वाले 10 घंटे अधिक होगा ना, तो इसलिए ये आपका पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा, मान्य नहीं होगा। तो आपको x बराबर 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम व्यास वाले को जो समय लगेगा वो 25 घंटे लगेगा, ठीक है। तो देखिए जो x का मान आया है 25, तो वो कम व्यास वाले नल का समय हो जाएगा 25 घंटे, 25 घंटे। और बड़े व्यास वाले नल का समय जो समय था वो था x माइनस 10, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 10, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये 15 घंटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे तो आप 15/4 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आंसर 25 और 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 23 बताता हूं, जो दिया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चालें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों की रेलगाड़ियों की चाल मान लेते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल। तो देखिए यहाँ पर सवाल ने कहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यहाँ पर देखिए सवारी गाड़ी कितनी मानी है हमने x मानी है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की x + 11 हो जाएगी, क्योंकि सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब सवारी गाड़ी की औसत चाल x थी तो 132 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा था, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x + 11 थी तो 132 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा था। तो दोनों का हम अलग अलग समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लिख दिया है कि सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी जो तय करनी है वो 132 तय करनी है और चाल है सवारी गाड़ी की x, तो 132/x घंटा समय हो जाएगा सवारी गाड़ी को, ठीक है। इसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी रेलगाड़ी का भी समय निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। तो दूरी 132 किलोमीटर तय करनी है और एक्सप्रेस की जो चाल होगी वो है x + 11, तो 132/x + 11 घंटे हो जाएंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है। तो अब हम प्रश्नानुसार कर देते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है। तो हम कहते सवाल ने कहा है कि यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है। तो हमने क्या करा कि 132/x ये सवारी गाड़ी का समय है और बराबर के दूसरी ओर रख दिया 132/x + 11, ये एक्सप्रेस गाड़ी का समय है 132 किलोमीटर तय करने में, ठीक है। तो जो समय है वो 132x + 11 यानी कि एक्सप्रेस गाड़ी को 1 घंटा समय कब लग रहा है, ठीक है। और 132
प्लस एक्स को 1 घंटा क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ठीक है, तो इसे कम लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना, बराबर करना है, तो इसे हम क्या कर देंगे, 1 घंटा ज़्यादा कर देंगे। वैसे ये कम लग रहा है घंटा, 1 घंटा, लेकिन यहाँ पे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 घंटा प्लस कर देंगे, मतलब ज़्यादा कर देंगे, जिससे आपके ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे हमको क्या करना है कि 132 बटे एक्स, और ये माइनस में आपका हो जाएगा 132 बटे एक्स प्लस 11, और बराबर रह जाएगा हमारा 1। हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों से हम 132 कॉमन ले लेंगे। 132 का हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा आपको 1 बटे एक्स और माइनस 1 बटे एक्स प्लस 11, और बराबर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो और आगे आप देखेंगे तो 132, और यहाँ पर हम लासा लेंगे तो हमको x और x प्लस 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 11 की गुणा होगी इस एक में, तो हमको x प्लस 11 मिलेगा, और x की गुणा होगी इस एक में, तो माइनस का x मिल जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे x आपका ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा कि 132 गुणे 11, और बटे में हम x से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा x स्क्वायर और प्लस 11x बराबर आपका 1/1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंची की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए कैंची गुणा में हमारा क्या आएगा, तो 1 की इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और 1 की गुणा करेंगे 132 गुणा 11 में। ठीक है, तो बराबर में 132 11 गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 33 और 2 35, 11 कम 11 और 3 14, यानी कि आपको 1452 हो जाएगी। तो अब 1452 की इस ओर हम साइड चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसके गुणांक कुछ नहीं तो हमारा 1 होगा, तो 1 की गुणा करेंगे 1452 में। ठीक है, तो 1452 ही आएगा, और 11 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो मिले 1452 और जोड़े घटाए तो 11। ठीक है, तो इसका देखिए गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 44 माइनस 33, अगर हम 44 में से 33 घटाएंगे तो हमको 11 बच जाएगा, और गुणा करेंगे तो 1452 आ जाएगा। x और माइनस के 1452 और बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि एक्स स्क्वायर एक्स से गुणा करेंगे तो प्लस का हमारा 44x आएगा, और ये माइनस का 33x। ठीक है, और माइनस के 1452 और बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे लिए x बचेगा और यहाँ से बचेगा प्लस का 44। ठीक है, और इन दोनों से केवल हमारा माइनस का 33 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से केवल x बचेगा, और ये आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इस माइनस कॉमन लिए इसलिए, और 33 से जब 44 से 52 को भाग देंगे तो हमारे लिए 24 बच जाएगा, 44 बच जाएगा, और बराबर 0। तो x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, हम दोनों के साथ अलग अलग 0 रख देंगे, तो x प्लस 44 बराबर 0, तो आपको x बराबर माइनस का 44 मिलेगा जो मान्य नहीं होगा, और दूसरा आपको मिलेगा x माइनस 33 बराबर 0, जो आपको x बराबर प्लस का 33 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका मान्य होगा। ठीक है, तो x का मान जो 33 आया है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर आपकी थी x प्लस 11 थी, तो x का मान कितना आया है 33, और प्लस कितना कर देंगे 11, तो बराबर 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो अब मैं आपको प्रश्नावली का लास्ट सवाल 24 बताता हूँ, जो दिया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियां का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो देखिए मैं समझा रहा हूँ कि इस
सवाल का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले आप एक वृत्ताकार पार्क बनाएंगे, जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पार्क है और जिसका जो व्यास है वो 13 है। कितना है? 13। और व्यास के अंत बिंदु, एक आपका अंत बिंदु ये होगा जिसे हमने फाटक ए मान लिया है, और ये दूसरा अंत बिंदु होगा जिसे हमने फाटक बी मान लिया। ठीक है, तो इन दोनों फाटकों से ऐसी दूरी पर एक खंभा इसकी परिसीमा पर गाड़ना है जिनका अंतर कितना हो? 7 हो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर खंभा गाड़ना है। क्या गाड़ना है? यहाँ पे खंभा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं x। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं x + 7। अब वो कैसे होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इस खंभे के बिंदु को मान लेते हैं हम C। ठीक है, तो इन्हीं बातों को मैं लिख ले रहा हूं। ठीक है, लिख लूंगा कि माना फाटक ए से खंबे सी की दूरी बराबर हमने मान ली x मीटर। ठीक है, तथा फाटक B से खंबे C की दूरी। अब जरा देखिए, सवाल में दोनों दूरियों का अंतर कितना दिया था? 7 दिया था। क्या दिया था? 7। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम एक x मानेंगे तो दूसरा आपका x + 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x + 7 हो जाएगा, x + 7 मीटर। अब जरा देखिए, ये x हो गया, ये x + 7 है, और ये हमारा क्या है? 13 है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है वो अर्धवृत्त में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? अर्धवृत्त में। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। तो समझो आपका ये क्या, आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी बात को लिखे दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने लिख दिया कि वृत्ताकार पार्क में अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर ये कोण बनता है वो आपको 90 का होगा। तो इस प्रकार आपका ये पूरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे तब समकोण त्रिभुज ABC में तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये है तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, और इन दोनों में से कोई सा आधार कोई सा लंब ले सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमने मान लिया x, तो x का स्क्वायर हो गया, और प्लस लंब आपका हो जाएगा x + 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए, 13 का वर्ग होगा 169 बराबर x का तो x स्क्वायर होगा ही होगा, और प्लस यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, और प्लस 7 का वर्ग 49, और प्लस 7 दूनी 14x। ठीक है, तो यहाँ पर जो 169 होगा उसकी हम बराबर में साइड चेंज कर लेंगे, तो इस ओर हमारा 0 बचेगा, और बराबर x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस के 14x, और ये आपका 49 तो प्लस का ही है, और ये 169 जाएंगे तो वो आपको माइनस को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हमारा हो जाएगा कि 2x स्क्वायर प्लस के 14x, और यहाँ पर देखिए 169 माइनस का 49 प्लस का है, तो आप जब माइनस करेंगे तो हमारे 120 माइनस का मिल जाएगा। ठीक है, बराबर 0, और यहाँ पर हमारी 2 से भाग हो जाएगी, 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 से भाग करेंगे तो देखिए हमको क्या समीकरण मिलेगी कि x स्क्वायर और प्लस 2 7 14 यानी कि 7x, और प्लस 6 दूनी 12 यानी कि 60, और बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा कि x स्क्वायर 12 × 5 = 60 यानी कि प्लस के 12x
और माइनस के 5x, जब घटाएंगे तो 7x बच जाएंगे, गुणा करेंगे तो 60 और माइनस 60 बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से केवल x कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमारा x और प्लस यहाँ से 12 हो जाएंगे, और इन दोनों से माइनस का 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमारा x बचेगा और यहाँ से प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x प्लस 12 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 12 मिल जाएगा। दूसरा आपका x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से आपको x बराबर प्लस का 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यही आंसर मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाटक ए से खंबे की दूरी जो होगी वो x मानी थी, तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए फाटक ए से खंबे की दूरी हो जाएगी 5 मीटर, कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। ठीक है, और आगे फाटक बी से खंबे की दूरी हमने x प्लस 7 मानी थी। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 5 और प्लस 7, तो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 12 और 5 का अंतर 7 आ रहा है, तो इस प्रकार आपका आंसर 5 और 12 हो जाएंगे, यानी कि खंबा लगाना संभव है।